नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। हम आजकल जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो लीगल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, लीगल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसी के अंदर अब हम एक नया वीडियो आप सबके बीच में लेके आए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने पुराने वीडियो की थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि सारे जो लीगल हिस्ट्री के वीडियो हैं वो एक दूसरे रिलेट करते हैं। सबसे पहला वीडियो हमारा चार्टर 1726 था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया ने एक रॉयल चार्टर्ड इंडिया भेजा 1726 में, जिसमें जो कंपनी की बढ़ती हुई पॉलिटिकल पावर थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और एक यूनिफॉर्म लॉ एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रेसिडेंसीज में लागू करने की कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, किसके द्वारा? रॉयल किंग के द्वारा, इंग्लैंड के क्राउन द्वारा। उसके बाद फिर मैंने आपको चार्टर के बारे में बताया, 1753 का चार्टर, जिसे रॉयल चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में जो मेयर कोड और गवर्नर कोड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और कई चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस चार्टर के अंदर यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया कि रॉयल मेयर कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है और गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट है वो सुपीरियर कोर्ट है। और मेयर और एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो करेगा, कौन करेगा? गवर्नर एंड काउंसिल करेगा। इसके अंदर 1753 वाला जो चार्टर था उसके अंदर 4 तरह की कोर्ट थी। पहला था कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, जिसमें 5 पगोड़ा तक के केसेस सुने जाते थे। दूसरा था मेयर कोर्ट, जिसमें 5 पगोड़ा के जो ज़्यादा केसेस थे, मोर देन 5 पगोड़ास केसेस, वो सुने जाते थे। फिर उसके बाद है गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट, जिसमें सभी तरह के केसेस सुने जाते थे, क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के मैटर सुने जाते थे। फिर लास्ट में था अपीलेंट कोर्ट, जो था किंग इन काउंसिल कोर्ट, किंग कोर्ट। किंग कोर्ट जो था वो इंग्लैंड में था और इसमें मोर देन 1000 पगोड़ा के केसेस के लिए ही अपील जा सकती थी। बाकी छोटे केसेस की अपील किंग कोर्ट में नहीं हो सकती थी। और किंग कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर सुने जाते थे। तो क्रिमिनल के लिए 2 ही कोर्ट थे, एक गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट और दूसरा किंग कोर्ट। जस्टिस ऑफ पीस भी कहते हैं गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट को, क्योंकि उनको चार्टर ने राइट दे रखा था कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए किसी को सज़ा दे सकते हैं, उसको इम्प्रीजमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर फ़ाइन लगा सकते हैं। पनिशमेंट और फाइन दोनों देने का हक गवर्नर को था। 1753 तक जो गवर्नर थे वो 3 प्रेसिडेंसीज टाउन जो थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ पे तीनों में अलग अलग गवर्नर थे और उनके अलग अलग गवर्नर एंड काउंसिल्स थी। तो अब हम जो नया चार्टर आज शुरू करने जा रहे हैं वो है चार्टर, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो चार्टर नहीं है, सॉरी, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, पहले चार्टर आ रहे थे 1600 से लेकर 1753 तक, तो चार्टर आए। अब चार्टर को चेंज करके रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब चार्टर की नहीं, इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसीज के अंदर अब रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत है? तो पहले हम उसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कवर है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। इंडियन लीगल हिस्ट्री से जुड़े हुए कई तरह के एजुकेशनल वीडियो हम आपके बीच में शेयर करते रहते हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो को बनाने के लिए और वीडियो में स्पेशल चेंजेस करने के लिए, जो आपको वीडियो और अच्छी तरह क्वालिटी में मिल सके। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे कमेंट करते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें और वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, वो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन को तुरंत मिल पाए और वह इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी।
ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लाई? तो सबसे पहले हम समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग फर्म है, एक ट्रेडिंग कंपनी है जो ब्रिटेन की है, और ब्रिटेन की इस ट्रेडिंग कंपनी को मोनोपोली मिली हुई है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही कंपनी है जो इंडिया के अंदर ट्रेड करेगी, और दूसरी कंपनी कोई भी ब्रिटिश से नहीं आएगी, ब्रिटेन से नहीं आएगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब अगर ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने मोनोपोली दी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस मोनोपोली के बदले में उसने कुछ लिया भी होगा, ऑब्वियसली लिया होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है कि उसने इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आप पूरे ईस्ट इंडिया को कवर कर लो ट्रेडिंग में और आपकी पूरी मोनोपोली होगी और कोई और कंपनी ब्रिटेन से जाएगी नहीं यहाँ पे व्यापार करने। तो इसका मतलब कुछ तो वो ले रहे होंगे। तो वो ले रहे थे, वो 4 लाख ब्रिटिश पाउंड एवरी ईयर ले रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक बहुत बड़ी इनकम थी, रेवेन्यू का सोर्स था जो ब्रिटेन को मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से। 4 लाख ब्रिटिश पाउंड एवरी ईयर वो देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, मोनोपोली बिजनेस के लिए इंडिया के अंदर। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए इसके पीछे COD होते थे। COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है यहाँ पे। COD का मतलब यहाँ पे है कंपनी इन हैंड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर जो कंपनी को चलाते थे। ये 24 मेंबर्स होते थे। COD जो थे वो 24 मेंबर होते थे कंपनी के, जो अपॉइंट करती थी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इन 24 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे, और ये डायरेक्टर ही हर तरह के डिसीजन लेते थे कंपनी से जुड़े हुए, और कंपनी के ट्रेड से जुड़े हुए, और कंपनी की प्रेसिडेंसी से जुड़े हुए। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चलता था इन प्रेसिडेंसीज के अंदर, वो इन्हीं डायरेक्टर के रूल्स और रेगुलेशन से चलता था, जिसको हर चार्टर में धीरे धीरे, पहले कंपनी चार्टर आते थे, कंपनी चार्टर के बाद फिर रॉयल चार्टर आए, रॉयल चार्टर आए तो ब्रिटेन ने थोड़ा बहुत दखल अंदाजी शुरू कर दी इनकी प्रेसिडेंसीज में, क्योंकि उसने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक ट्रेडिंग फर्म से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयर भी कर रही है। यानी कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ और कोड बना देना, ये सब काम उसने शुरू कर दिए। यानी कि अब वो एक ट्रेडिंग फर्म से ऊपर जा चुकी है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने पहले चार्टर लाए। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी शिकायतें ब्रिटेन आ रही थी कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं बहुत क्रूअल हैं, वो अत्याचार करते हैं इंडियंस के ऊपर, उनसे डबल लगान लेते हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए कंपनी क्या लेके आई, कंपनी ने अब चार्टर ना भेज के, सॉरी कंपनी ने नहीं, ब्रिटिश क्राउन ने अब चार्टर ना भेजकर एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई कंपनी। सबसे पहले हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडिंग कंपनी से ज़्यादा एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी, क्योंकि उसने 2 लड़ाइयाँ भी जीत ली थी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। ये दोनों लड़ाइयाँ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली थी। ब्रिटिश क्राउन ने मोनोपोली दी हुई थी, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया, मोनोपोली दी हुई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। किसको दी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बदले में उससे वो क्या लेते थे? 4 लाख ब्रिटिश पाउंड एवरी ईयर क्राउन को मिलते थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे 1773 तक आया, यानी कि 1600 में कंपनी बनाई, उसने 173 साल राज किया इंडिया के ऊपर, और 173 साल तक वो 4 लाख ब्रिटिश पाउंड एवरी ईयर देती रही। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। कंपनी ने बोला कि अब उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए इंग्लैंड को, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है। बल्कि उल्टा कंपनी ने ब्रिटेन से लोन मांग लिया, 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का लोन मांग लिया 1769 में इन्होंने 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का लोन मांग लिया कंपनी ने। अब ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि किंग ऑफ इंग्लैंड ने ये देखा कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं, जो प्रेसिडेंसीज में अपॉइंट होते हैं, वो तो रिच होते जा रहे हैं, उनके पास तो पैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनी दिन भर दिन बैंकरप्ट होती जा रही है, यानी कंपनी के पास पैसा नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा कि इंडिया जो एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे फार्मर्स हैं, और फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो हाई होते जा रहे हैं।
लेकिन कंपनी की इनकम फिर भी ख़त्म होती जा रही है और फार्मर्स जो हैं वो परेशान है टैक्सेस को दे के। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो ब्रिटिशर सामने ये भी बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा क्या था कि 1770 में 1770 में सूखा पड़ा था बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर सूखा पड़ने की वजह से जो फार्मर्स थे उनको हाई रेट ऑफ रेंट जो था, यानी कि हाई रेट ऑफ लगान था, वो देने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और भुखमरी की वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो मर गई थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने, इंग्लिश ऑफिसर्स ने अपना टैक्स जो था वो कम नहीं किया, लगान फिर भी उतना ही लिया। तो इस वजह से उनके पास काफ़ी शिकायत जारी थी ब्रिटिश क्राउन के पास। दूसरा एक और मेजर रीज़न ये था कि सबसे बड़ा जो व्यापार था इंडिया के अंदर वो टी लीव्स का था, यानी कि चाय का सबसे बड़ा कारोबार था और जो कारोबार था वो सारा सारा अमेरिका के ऊपर डिपेंड था। यानी कि एक मेजर प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स कहाँ जाती थी? अमेरिका जाती थी। लेकिन अब अमेरिका में क्या हुआ कि डच जो थे वो स्मगल करने लगे इंडिया से, वो टी लीव्स को सस्ते में लेके और अमेरिका में सस्ते में बेचने लगे, यानी कि स्मगलिंग करने लगे। उनके पास लाइसेंस नहीं था अमेरिका में बेचने का टी लीव्स। वो गैर कानूनी तरीके से टी लीव्स को अमेरिका ले जाके बेचने लगे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी लीव्स थी वो गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ने लगी, क्योंकि अमेरिका में उसकी धीरे धीरे डिमांड ख़त्म हो गई। और जब डिमांड ख़त्म हो गई तो जो उनका रिवेन्यू था, जो अमेरिका से बहुत सारा रिवेन्यू आता था, वो भी रुक गया। यानी कि 1/3 रिवेन्यू जो उनका टी लीव्स के बिजनेस का था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्सी की ओर जाने लगी। और दूसरा, जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे जो अपॉइंट किए हुए थे, गवर्नर अपॉइंट किए हुए थे, वो करप्ट थे। वो सारे जो भी टैक्सेस का पैसा आता था, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे, इंग्लिश मैन जो थे, वो सारा टैक्सेस का पैसा अपने पास रख लेते थे और कंपनी में डिपॉजिट ही नहीं कराते थे, जिसकी वजह से कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लगी। तो इन सब चीज़ों को नोट करते हुए ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा कि हम एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आएंगे 1773 में, यानी कि अब हम आपकी पावर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। किसकी पावर्स को? ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। और अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन है वो शासन में आ गया, यानी कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करके अब वो इन्वॉल्व हो गया इंडिया के अंदर। तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट के हम कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फ़ीचर्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर मेयर कोर्ट होती थी, तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट होती थी और तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट होती थी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि तीनों जो प्रेसिडेंसीज उसमें अलग अलग गवर्नर होता था, यानी कि बंगाल का एक अलग गवर्नर काउंसिल और बॉम्बे का एक अलग गवर्नर काउंसिल और मद्रास का एक अलग गवर्नर काउंसिल। लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया, इन तीनों गवर्नर काउंसिल कोर्ट को मिला के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक गवर्नर हेड बना दिया और एक गवर्नर काउंसिल हेड बना दिया जो बंगाल का गवर्नर था, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको क्या बना दिया? उनको बना दिया एग्जीक्यूटिव गवर्नर, यानी कि तीनों स्टेट का गवर्नर। ये जो है वॉरेन हेस्टिंग की फ़ोटो है जो आप एक बार देख पा रहे हैं वीडियो में। यही वॉरेन हेस्टिंग थे जिन्होंने जाकर ब्रिटिश क्राउन को रिक्वेस्ट की कि इंडिया की अंदर बहुत ज़्यादा जो है कंपनी जो है मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको इस बार चार्टर में कुछ चेंजेस लाने होंगे और एक नया कानून इंडिया के अंदर शुरू करना पड़ेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग की सलाह पर ही ब्रिटेन ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जो इंडिया आया। अब हम अपनी कहानी को आगे शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 गवर्नर कोर्ट हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन अब तीनों गवर्नर कोर्ट, 2 गवर्नर कोर्ट जो थी मद्रास और बॉम्बे की, उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट बना दिया गया और एग्जीक्यूटिव कोर्ट बना दिया बंगाल कोर्ट को। और वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया कौन बना? बंगाल के एग्जिस्टिंग गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इट मेड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर के अंदर दोनों को, बॉम्बे को और मद्रास को, उसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया।
वेयर दिस प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और यहाँ पर ये प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी जो पहले, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रही और वो सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ गई, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तीनों प्रेसिडेंसीज को देखने लगा। इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, और इसी के रेगुलेटरी एक्ट के अंदर एक नया कोड बनाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया 1774 में, और इसको बनाया गया कलकत्ता के अंदर, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया और 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए। इट प्रोवाइड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और ऑक्यूपाइंग एनी प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव। अब जो था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये साफ कह दिया गया कि कोई भी ब्रिटिश सर्वेंट जो इंडिया में अपॉइंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 3 प्रेसिडेंसीज में काम कर रहा है, वो किसी भी तरह का कोई प्रेजेंट नहीं एक्सेप्ट करेगा, किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं लेगा, वो किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं करेगा इंडिया के अंदर, यानी कि उसको किसी भी तरह का ना प्रेजेंट लेने की आज्ञा थी, ना वो कोई एक्सेप्ट कर सकता था गिफ्ट, ना ही वो कोई ट्रेड कर सकता था नेटिव्स ऑफ इंडिया के साथ, इंडिया के स्थानीय निवासियों के साथ, और ना ही स्थानीय निवासियों से किस तरह का कोई गिफ्ट ले सकता है। उसके बाद इट स्ट्रेथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, ताकत दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करोगे जो रिपोर्ट देंगे रेवेन्यू केसेस की, सिविल केसेस की और मिलिट्री अफेयर्स की जो इंडिया में चल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी कि आप कंपनी को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही वो कंपनी है जो 1600 में बनी थी और सबसे पहले इसने व्यापार इंडिया में ही शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए, वॉरेन हेस्टिंग। इन्हें इनके रिफॉर्म्स के लिए भी जाना जाता है। अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा कि वॉरेन हेस्टिंग के क्या रिफॉर्म्स थे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी सबसे ज़्यादा जो मेन क्वालिटी थी वो ये थी कि इसी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इंडिया के अंदर जो था कलकत्ता में। इस सुप्रीम कोर्ट में ओनली फॉर केसेस सुने जाते थे वो थे ब्रिटिश पर्सनल्स के, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में, उनके आपस में कोई विवाद हो गए सिविल क्रिमिनल, उनको सुना जाता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नेटिव के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं लिए जाते थे। तो इसी के अंदर एक स्पेशल केस भी है राजा नंद कुमार का 1775 का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता था, लेकिन फिर भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और इस पर फैसला दिया और राजा नंद कुमार को फांसी हुई, और इसे एक पॉलिटिकल मर्डर के नाम से भी जाना जाता है राजा नंद कुमार के। तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्पिरेंसी के तहत राजा नंद कुमार को एक पॉलिटिकल डेथ दी। तो अगले आने वाले वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैंने आपको समझाया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करने की कोशिश है इंडिया को ब्रिटेन के द्वारा। अब ब्रिटेन ने डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू किया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से अपना भरोसा हटा दिया। अब उसने डायरेक्ट इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसमें 2 मेजर चेंजेस थे। एक, जो 3 गवर्नर हुआ करते थे, 3 प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर एंड काउंसिल होते थे, अब 2 सबॉर्डिनेट हो गए, मद्रास और बॉम्बे के, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया कलकत्ता के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को, जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाने लगे। इनको कोई भी अगर लॉ पास करना है, कोई भी कानून पास करना है, तो अपने काउंसिल्स के साथ मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ ये पास कर सकते थे। इसके 4 काउंसिल थे और एक गवर्नर जनरल, टोटल 5 वोट थे। अगर इसमें से 2 काउंसिल और गवर्नर का मत मिलता है तो मेजॉरिटी ऑफ वोट बनता है, उसी से ही लॉ पास होगा और उसी से सब डिसीजन लिए जाएंगे। तो आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने इतना समय मुझे दिया, मेरे वीडियो को सुना। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग आवर चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। आप सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इतना समय दिया, मेरे वीडियो को सुना, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें
मोटिवेशनल पावर मिलती है और हम अपनी वीडियो को और नए जोश के साथ आपके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी इंडियन लीगल हिस्ट्री को और कवर करेंगे, नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले पेपर तक मैं आपको लीगल हिस्ट्री के सभी टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन कर दूं कि आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो। किसी को भी इस चैप्टर के, इस टॉपिक के नोट्स की ज़रूरत है तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें, मैं उनको नोट्स जो है व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हमारे साथ बने रहें एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। हम लीगल हिस्ट्री के एजुकेशनल वीडियो इस तरह से आपके बीच में लाते रहेंगे और हमारा और आपका यही प्रयास जारी रहेगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें। थैंक्स।